हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपावली देवी राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा में हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने ठेस कहानी की समीक्षा करवाऊँगी। जब भी हम किसी कहानी की समीक्षा करवाते हैं तो उससे पहले हमें बहुत सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जो ठेस कहानी है ये फणीश्वर नाथ रेणु की बहुचर्चित कहानी है और यह बहुपठित कहानी भी है। इस कहानी में उन्होंने कारीगर कलाकार पात्र को लगी ठेस के माध्यम से उसके जीवन की दशा व दिशा को बदलने का एक उत्कृष्ट तरीके से चित्रण किया है। कहानी के तत्वों की जब हम समीक्षा करते हैं तो उसमें जब हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं तो वो क्या होता है, शीर्षक। शीर्षक में क्या बताया जाता है कि जो कहानी का शीर्षक, जैसे इस कहानी का जो शीर्षक है वो क्या है, ठेस। अब कहानी का शीर्षक कैसा होना चाहिए कि कहानी का शीर्षक इस प्रकार होना चाहिए कि जैसे अब हमने ठेस पढ़ा और ठेस पढ़ते ही हमें हमारे सामने ये चीज़ पता चली है कि हमें इसमें किसी न किसी व्यक्ति को ठेस लगी है, तभी इस कहानी का नाम क्या, ठेस लगा है। तो उस शीर्षक को पढ़ते ही ये वाली बात भी हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। और दूसरा जो शीर्षक होना होता है वो छोटा होना चाहिए और पढ़ते ही समझ में आ जाने वाला होना चाहिए। इसमें जो दूसरा पॉइंट है, जब भी हम समीक्षा की बात करेंगे, कथानक। जो कथानक या कथा वस्तु है उसके ऊपर पूरी की पूरी कहानी टिकी होती है। कथानक में जब हम कथानक की बात करते हैं तो उसमें क्या है, कहानी का प्रारंभ, कहानी का मध्य और कहानी का अंत किस प्रकार से होता है, ये सारा कुछ किस पे निर्भर करता है, कथानक के ऊपर या पूरी की पूरी कथा वस्तु के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन समीक्षा तो हम यहाँ पे जैसे करते हैं, मलबे के मालिक की समीक्षा कीजिए या और किसी भी पुरस्कार कहानी की समीक्षा कीजिए, लेकिन जब समीक्षा करते हैं तो यहाँ पे हमें प्रॉपर हमने बोला है कि ठेस कहानी की समीक्षा करनी है, तो हमने यहाँ पे इसी कहानी की समीक्षा करनी है। ये बात नंबर याद रखनी है आपने। और कथानक और कथावस्तु में क्या ध्यान में रखना है कि कथानक और कथावस्तु दोनों एक ही चीज़ हैं, अलग अलग नहीं है। कथानक और कथावस्तु दोनों एक ही चीज़ हैं और इसमें पूरी की पूरी कहानी होती है, जिसका इसमें कहानी का प्रारंभ कैसे होता है, कहानी के बीच में क्या होता है और कहानी के अंत में, ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में होनी चाहिए, तभी हम कथावस्तु कह सकते हैं, कथावस्तु या कथानक कह सकते हैं। और कहानी कथानक के आधार पर ही टिकी होती है। और जो कथानक का अगर रोचक, सरल, नाटकीय होना भी बहुत ज़रूरी है। जब ठेस कहानी की बात आती है तो इन तीनों ही गुणों की कसौटी पर उसको खरा उतरना भी ज़रूरी होता है। कथानक कौन है, इसमें सिरचन नामक एक कलाकार है जो कि कारीगर पात्र की भूमिका करता है और उसकी मनोवृत्ति का इसमें चित्रण किया गया है कि वो खाने पीने का शौकीन है। सिरचन है, कभी चिक व शीतल पाठी बनाने का काम करता था और एक नामचीन उसका नाम था, कारीगर था, मतलब उसके नाम से ही लोग उसको जानते थे। कलाकारों की भांति वह भी अपनी मन की मौज के अनुसार ही कार्य करता था। काम करते समय उसके खाने पीने का ध्यान रखना भी काम करवाने वाले के लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए गांव के कुछ लोग उसे क्या कहते थे, चटोरा भी कहते थे, क्योंकि वो खाने पीने की चीज़ों का शौकीन था। और लेखक के घर में उसका बहुत ज़्यादा मान सम्मान होता था और वो इसलिए लेखक के घर में भी वो क्या है, खूब जाता था। लेकिन एक बार लेखक की छोटी चाची ने उसके खाने पीने की आदतों के कारण उसे चटोरा कहते हुए उसको खरी खोटी सुनाई। तब से उसने अपनी पत्नी की सौगंध खाई कि वह दोबारा से चिक व शीतल पाटियाँ बनाने के लिए वहाँ पर नहीं जाएगा। हालांकि वह लेखक की बहन की विदाई के समय क्या है, जिसका नाम मोनू है, उसके लिए चिक व शीतल पाठी और कुश की आसनी जो बैठने के लिए होती है, आसनी का मतलब एक आसन होता है, कुश से बनी होती है, वो उसे भेंट करने के लिए जाता है और वो उसको घर पे देने के लिए नहीं जाता क्योंकि वो नाराज़ है लेखक की छोटी चाची से। इस प्रकार उपयुक्त कहानी में क्या है कि कथानक काफ़ी रोचक और जिज्ञासा बढ़ाने वाला है। कथानक का आरंभ सिरचन की वर्तमान स्थिति से होता है, जबकि समस्त कथा है सिरचन के भूतकाल के बारे में हमें बताती है कि अब उसने क्या है, ये काम करना छोड़ दिया है क्योंकि उसके मन पर ठेस लगी थी और जो लेखक की छोटी चाची थी उसने उसको खरी खोटी सुनाई थी, जिसके बाद से उसने क्या है, यह काम नहीं किया।
अब वो क्या है, खेतों में जाता था, थोड़ा बहुत वो काम करके मजदूरी करता था, लेकिन उस चीज़ में उसको काम करने में उसको मज़ा नहीं आता था और लोग भी उससे काम करवाने से बचते थे, ये बता रखा है। तो इसमें क्या है, सिरचन की वर्तमान स्थिति से के बारे में कथानक का प्रारंभ होता है, और जबकि समस्त कथा सिरचन के भूतकाल की कथा पर निर्भर करती है, पर टिकी हुई है। तो जो दूसरा पॉइंट क्या है, कथानक और कथा वस्तु। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, पात्र वह चरित्र चित्रण। यदि कथानक किसी कहानी की नींव है तो पात्र उस कहानी के लिए मजबूत दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां भी बनते हैं, जो कि एक भवन निर्माण करने के लिए बहुत, या भवन के निर्माण करने में, विकास करने में, कहानी रूपी भवन का निर्माण करने के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं। पात्र ही कथानक को गति प्रदान करते हैं और उसे अंत तक पहुंचाते हैं, क्योंकि अगर पात्र नहीं होंगे तो ना तो कहानी का प्रारंभ होगा और ना कहानी अंत तक जाएगी। ठेस कहानी में लेखक ने अपने क्या बता रखा है, सिरचन, मानू, भाभी है, छोटी चाची है आदि कई पात्रों के बारे में हमें बता रखा है। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसमें, वैसे तो जो पात्र संख्या है वो कहानी हो, नाटक हो, उसमें उपन्यास तो चलो बड़े होते हैं, लेकिन इन सब में क्या है, पात्रों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें क्या है, सिरचन के बारे में बता रखा है, और सिरचन के साथ साथ किसके बारे में बता रखा है, मानू के बारे में बता रखा है कि जो रिश्ते में लेखक की बहन है, और साथ में किसके बारे में बता रखा है, उसकी छोटी चाची के बारे में बता रखा है, भाभी माँ के बारे में बता रखा है। कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो कौन है, सिरचन है। वो छोटी चाची के जो व्यंग्य थे, जो कड़वी बातें बोली थी, उससे क्या है, सिरचन के मन को ठेस लगी थी, जिसके बाद से या परिणाम स्वरूप कारीगरी का काम छोड़कर उसने मजदूरी का कार्य करना शुरू कर दिया था। अब उसके बाद इसमें क्या है, बता चुकी हूँ कि जो पात्र और चरित्र चित्रण है, इन सब के बारे में बताना है कि मानू कौन है, सिरचन के बारे में पता चला आपको, सिरचन कौन है, पूरी कहानी का प्रमुख पात्र है। मानू क्या है, मानू सिरचन की जो लेखक है उनकी क्या है, रिश्ते, उनकी छोटी बहन है, और भाभी माँ है लेखक की, और उनकी छोटी चाची, इनके बारे में ही बता रखा है इसमें, यानी कि कम से कम है। और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जो छोटी चाची है वो क्या है, बोलने में बड़ी तीखी हैं, जो कोई भी बात है वो सीधे मुख पर बोल देती हैं, लेकिन ये चीज़ें कलाकार सहन नहीं कर सकता है। ठीक है, पहला क्या है, शीर्षक है इसमें पॉइंट, दूसरा कथानक है, तीसरा क्या है, पात्र व चरित्र चित्रण, किस प्रकार से लेखक ने यहाँ पे रेणु जी ने उनके बारे में बताया है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, आता है संवाद। कहानी में संवादों का भी अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है, या उनका अत्यधिक महत्व उनको दिया गया है। संवाद क्या होने चाहिए, वो बड़े संक्षिप्त होने चाहिए, रोचक होने चाहिए, ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। ज़्यादा बड़े कर देते हैं तो पढ़ने वाले को उससे क्या है, उनको पढ़ के कोई उनको अच्छा नहीं लगता, उनको रोचकता नहीं आती। और सरल होने चाहिए ताकि उनको सुनते ही, संवादों को सुनते ही उनको बात में वो समझ में आ जाए, और कई एक बात के अंदर कई बातें नहीं होनी चाहिए। तो कहानी में संवादों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। संवाद कहानी को न केवल गति प्रदान करते हैं, अपितु उसमें नाटकीयता लाने का समावेश, उसको रोचक बनाने का कार्य भी करते हैं। साथ ही संवाद पात्रों के चरित्र को भी प्रकाशित करते हैं। यदि पात्र सही हैं, सही भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसमें उनकी क्या है, उनमें रोचकता बढ़ जाती है। और ठेस कहानी के जो संवाद हैं वो भी उपयुक्त हैं, और सभी जो क्वालिटी हैं, सभी गुणों को इसमें उनमें सभी गुणों को दिखा रखा है। जैसे देखो आप, गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर ही रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बाबूजी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा और दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए, मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखो। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है। सब चीज़ है दीदी, शीतल पाठी भी है, चिक भी है, एक जोड़ी आसनी कुश की है, और गाड़ी चल पड़ी। तो संवाद
संवादों का कहानी में बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और ये पढ़कर हमें क्या लगता है कि जैसे उसकी छोटी चाची की जो व्यंग्यपूर्ण बातों से क्या है सिरचन के मन को ठेस लगी थी, लेकिन फिर भी उसके मन में क्या है मानू के प्रति जो आत्मीयता थी, जो मानू ने उसको बोला था कि मेरे को ससुराल के लोगों ने ये चीज़ें बनवाने के लिए बोला है और ये लेके आनी है, तो उसको पता था कि मानू के लिए इन चीज़ों की कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी ज़रूरी है। और उसने क्या है वो उससे नाराज़ था और उनको घर पे ना तो उसने बनाई लेखक ने इसने सिरचन ने ना ही तो लेखक के घर में वो चीज़ें बनाई और ना ही उनको देने के लिए उनके घर पे गया। वो प्लेटफॉर्म पर ही मोनू दीदी को ये सब कुछ देने के लिए गया। ये संवादों के माध्यम से ही ये बात हमें सही तरीके से समझ में आई। देखो कितने अच्छे तरीके से इसमें रेणु जी ने हमारे सामने ये चीज़ें दिखलाई हैं। उसके आगे है देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण से अभिप्राय क्या है कि कहानी समय स्थान और देश काल के अनुरूप, यानी कि इसमें तीनों चीज़ें होनी चाहिए। समय भी सही होना चाहिए कहानी का, स्थान भी, और जो देश काल की मतलब सभी जो पूरी चीज़ें हैं सारी उसमें तीनों चीज़ों एक अनुरूप होनी चाहिए। प्रीवियस इससे क्या है उस कहानी में रोचकता बढ़ जाती है। अगर जैसे हम किसी भी कहानी के बारे में बता रहे हैं, अगर हम उसके देश काल और वातावरण के बारे में सही तरीके से उन चीज़ों को बताएंगे तो वो क्या है कहानी पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की अधिकांश कहानियों की भांति उनकी इस कहानी में भी बिहार के ग्रामीण अंचल का वातावरण सजीव हो उठता है। कहानी से ग्रामीण परिवेश का एक जीवंत चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है। जिससे खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि उसने सही दिल से ये काम नहीं करना है। लोग उनको देखते ही बेकार समझते हैं। उसको क्या समझते हैं सिरचन को बेकार, या मतलब उसको बेकार मतलब उसको कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता मजदूरी करवा के। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई उसे नहीं बुलाया जाता है। सिरचन को क्या होगा उसको बुलाकर, मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, जब तक जाकर सिरचन की खुरपी डुलाता हुआ वहाँ पर हमें दिखाई देगा। पगडंडी पर तोल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे, अर्थात वो मुफ्त में मजदूरी देने वाली बात की तरफ इशारा किया गया है। अर्थात वो जो मजदूरी का काम है वो सिरचन नहीं करना चाहता। सबको पता है कि वो कितना ढीला डाला है। अगर उसको हमने काम दे भी दिया ना तो वो सही मन लगा कर ये काम नहीं करेगा। तो इसमें क्या है जो देश काल की जो उस समय की परिस्थितियाँ की थी रेणु जी ने उनको भी हमारे सामने दिखलाने की कोशिश की है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य में क्या है, जब भी कोई कहानीकार किसी कहानी की रचना करता है तब उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। ठेस कहानी भी रेणु जी की एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इस कहानी में उन्होंने कटु वचनों से कलाकार को लगी ठेस और उससे उसकी बदली हुई मनोदशा के बारे में हमें स्पष्ट तरीके से बतलाया है कि कलाकार सदैव मान सम्मान का भूखा होता है। अपमान अथवा ठेस जब उसको लग जाती है तो वो कार्य